Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th July 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about SCO, जिसकी हाल फिलहाल में यानी कि आज ही उसकी हेड ऑफ द काउंसिल्स की मीट हुई है, जिसको चेयर किया है इंडिया ने. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. ब्रीफली समझ लेते हैं एससीओ है क्या. तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2001 में क्रिएट किया गया था और इसका मेन गोल है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मेंटेन करना अमंग्स द मेंबर कंट्रीज. बेसिकली इट फोकसेज ऑन द यूरेशियन रीजन. तो यूरोप और एशिया का जो ट्रांजिशन वाला रीजन है, खासकर सेंट्रल एशिया, वो कंट्री जिसके मेंबर हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना और रसिया ने मिल करके इसको स्टार्ट किया था. तो देखिए इसकी सेक्रेटेरिएट है इन बीजिंग, चाइना. इसके जो इनिशियल मेंबर्स थे वो थे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. यानी कि 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से 4 थे एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान. तो 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज आपको नाम याद होने चाहिए. ये सारे जो तान से ख़त्म होते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान वाज नॉट अ मेंबर. और इसके साथ रसिया और चाइना, ये 6 कंट्रीज ने मिल करके एससीओ की शुरुआत की. 2017 में इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो बिकेम मेंबर ऑफ एससीओ. इंडिया की मेंबरशिप को सपोर्ट किया रसिया ने. रसिया वांटेड इंडिया टू बी पार्ट ऑफ एससीओ. तो इंडिया के इन्फ्लुएंस को निगेट करने के लिए फिर चाइना ने इंसिस्ट किया कि पाकिस्तान शुड बी गिवन मेंबरशिप ऑफ एससीओ. तो एक तरफ रसिया ने इंडिया को लाया, तो इंडिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए चाइना ने पाकिस्तान को लाया. तो ये इस तरीके से एससीओ की मेंबरशिप एक्सटेंड की गई 2017 में. इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो ज्वाइंट इट. और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आज जो काउंसिल मीट शुरू हुई है उसमें ईरान को भी एज ए मेंबर ऐड कर लिया गया है एससीओ के. तो नाउ टोटल 9 मेंबर्स आर देयर ऑफ एससीओ. तो जरा देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है एससीओ की मेंबरशिप की फॉर इंडिया. आखिर उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं. देखिए जो सबसे बड़ा गोल है, और ये सिर्फ इंडिया का कंसर्न नहीं है, ये रसिया का भी गोल है, वो है सेंट्रल एशिया में चाइना की एक्सेसिव इन्फ्लुएंस को काउंटर करना. ये देखिए यहाँ पे किसी इस जगह पे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ लोकेटेड हैं. ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ दे आर वेरी रिच इन एनर्जी रिसोर्सेज लाइक यूरेनियम, कोल एंड इवन टू सम एक्सटेंट पेट्रोलियम रिजर्व्स. उसमें काफ़ी रिच हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, जैसे कि नेचुरल गैस वगैरह, इन सब में रिच हैं. और अगर बात की जाए चाइना की और इंडिया की, तो बोथ ऑफ देम आर एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री. यानी कि अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट हम लोग इंपोर्ट करके मीट करते हैं. तो अभी एससीओ का मेंबर इंडिया तो था नहीं 2017 तक. एससीओ का मेंबर चाइना था, रसिया था और ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज थे, ऑल एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान. तो इस कारण से चाइना कुड डू अ वेरी स्ट्रॉन्ग हॉबनॉबिंग और ensure strong diplomatic connect with Central Asian countries, and that is how China would buy energy resources, petroleum resources and natural gas at a very concessional price from Central Asia. काफ़ी सस्ते दामों में सेंट्रल एशिया से चाइना ये पेट्रोलियम रिजर्व्स खरीद लेता था. नेचुरल सी बात है कि ये बात रसिया को भी पसंद नहीं आएगी, बिकॉज रसिया इटसेल्फ इज़ अ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्री, पेट्रोलियम एनर्जी रिसोर्सेज एक्सपोर्टर कंट्री. सो रसिया वुड ऑल्सो लाइक कि चाइना उससे ये एनर्जी रिसोर्सेज खरीदे. बट चाइना वॉज गेटिंग सच एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम सेंट्रल एशिया एट वेरी कंसेशनल रेट. तो चाइना का एक्सेसिव इन्फ्लुएंस ऑन सेंट्रल एशिया को कर्ब करने के लिए रसिया ने प्रपोज किया कि इंडिया शुड ऑल्सो बी गिवन मेंबरशिप ऑफ एससीओ. एंड ऑन रसियाज इंसिस्टेंस इंडिया गॉट मेंबरशिप ऑफ एससीओ. तो जब इंडिया जैसा इकोनॉमी, अ लार्ज इकॉनमी, जो खुद भी एनर्जी डिफिशिएंट इकॉनमी है, जब वो भी सेंट्रल एशिया से पेट्रोलियम रिजर्व्स खरीदना शुरू करेगा, तो सेंट्रल एशिया का एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन चाइना कम होगा. और इस तरीके से सेंट्रल एशिया
पेट्रोलियम रिजर्व्स के प्राइसेस बढ़ा सकता है थोड़े से, जिससे चाइना को भी फ़ायदा होगा। इससे रसिया को भी फ़ायदा होगा। इससे हो सकता है कि चाइना अपना कुछ इंपोर्ट रसिया से सोर्स करना शुरू कर दे। तो ये सारी इक्वेशंस चल रहे थे रसिया, इंडिया, चाइना और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में, जिसको ध्यान में रखते हुए इंडिया को इंसिस्ट करके रसिया ने मेंबरशिप दिलाई एससीओ की, सो दैट इंडिया कुड निगेट और काउंटर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना ऑन सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो इंडिया के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए फिर चाइना ने पाकिस्तान को मेंबरशिप दिलाया एससीओ का। अभी ये पूरे डिस्कशन से आपको एक और बात समझ आ गई होगी कि इन इंटरनेशनल रिलेशन नो कंट्री इज परमानेंट फ्रेंड और परमानेंट एनिमी। यू सी, नॉर्मली इट इज बिलीव्ड कि रसिया एंड चाइना आर क्रिएटिंग एन एक्सेस अगेंस्ट यूएस एंड इट्स अलाइज इन वेस्ट यूरोप, जो मिल करके नाटो ग्रुप बनाते हैं। बट दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। यू सी, रसिया एंड चाइनाज इन्फ्लुएंस कन्वर्ज इन इंडो पैसिफिक रीजन, सो देयर दे आर अलाइज, स्पेशली एशिया पैसिफिक रीजन की अगर बात की जाए, इंडो पैसिफिक का भी जो ट्रांजिशन वाला एरिया है वहाँ पे बात की जाए, तो वहाँ पे रसिया और चाइना के इंटरेस्ट अलाइन होते हैं। वहाँ पे ये दोनों ही एक अलाई की तरह काम करते हैं, एंड इन ऑर्डर टू काउंटर राइजिंग यूएस इन्फ्लुएंस इन दिस रीजन। तो यूएस के जो भी अलाइज हैं, जापान या साउथ कोरिया या फिलीपींस इन द एशिया पैसिफिक रीजन, उसको चाइना और रसिया मिल करके काउंटर करते हैं, उनके इन्फ्लुएंस को कर्व करते हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए सेंट्रल एशिया की या पूरे यूरेशियन रीजन में, तो यहाँ पे चाइना एंड रसियाज इंटरेस्ट आर डाइवर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट। Russia does not want China to have a grown influence in West Asia और Central Asia, और इस कारण से चाइना यहाँ पे रसिया को काउंटर करने की कोशिश करता है। इसी को इंटरनेशनल रिलेशंस में कभी कभार कहते हैं सॉफ्ट बैलेंसिंग। सॉफ्ट बैलेंसिंग वेयर ऑन वन साइड you collaborate with a country while on the other side you try to curb its influence. All the countries in the world can be seen doing soft balancing of each other. No one is permanent friend or permanent enemy. If anything matters in international relations or foreign policy making, it is national interest. और उसके लिए जिसके साथ भी दोस्ती करनी होगी हम करेंगे, जिसके साथ भी हॉस्टिलिटी करनी होगी हम करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंस एससीओ की मेंबरशिप का है मल्टीपोलर डिप्लोमेसी। देखिए, इंडिया का एक गोल है इंटरनेशनल लेवल पे कि हम एक मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर जिसमें कोई एक देश या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ का डोमिनेंस या हेजिमनी ना हो ग्लोबल ऑर्डर में। तो इसी कारण से इंडिया डज नॉट वांट टू कमिट इटसेल्फ टू एनी कंट्री और ग्रुप ऑफ कंट्रीज़। इंडिया डज नॉट वांट टू परमानेंटली अलाइन विथ एनी साइड। ऐसा आपको लगता होगा कि इंडिया हैज़ हॉस्टिलिटी विथ चाइना, एक जनरल परसेप्शन। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस अभी तक नहीं पढ़ा है ठीक से आपने, तो जो कॉमन मीडियाज़ को सुन करके आपको लगेगा कि इंडिया is now aligning itself with US and it has hostility with China, but that is not true. There are many areas where India and China's interests do converge and they align or collaborate with each other against US. For example, WTO. तो इंडिया का गोल है कि किसी भी देश के साथ परमानेंटली आप कमिट ना हो। हर एक कंट्रीज़ के साथ या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ आप एक अलायंस बना करके रखें ताकि एक बैलेंस सिचुएशन बना रहे। नो ग्रुप शुड बिकम टू मच डोमिनेंट। और इसी कारण से एक तरफ हम यूएस एंड इट्स अलाइज जैसे कि जापान या ऑस्ट्रेलिया के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एट क्वाड प्लेटफॉर्म, तो दूसरे तरफ क्वाड का इन्फ्लुएंस को निगेट करने के लिए वी शुड नॉट कमिट कम्प्लीटली आवरसेल्फ टू यूएस एंड इट्स अलाइज। टू इन ऑर्डर टू negate the influence of Quad, India is also membership of और India is also having membership of SCO। तो एक तरफ हम चाइना और रसिया के साथ भी इस ग्रुप में मेंबर हैं, एक तरफ हम क्वाड के भी मेंबर हैं, एक तरफ हम I2U2 मेंबरशिप ज्वाइन करते हैं, IPEF ज्वाइन करते हैं, तो दूसरी तरफ हम ब्रिक्स के भी मेंबर हैं जहाँ पे रसिया और चाइना दोनों हैं। तो ये सब इंडिया की मल्टीपोलर डिप्लोमेसी को सीख करने के अप्रोच हैं, या मल्टीपोलर ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर को सीख करने का अप्रोच है कि किसी भी एक देश के साथ पूरी तरह से अपने आप को कमिट ना करें। उसके अलावा क्वाड दिस SCO इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन रीजनल सिक्योरिटी, क्योंकि SCO का एक इंटरनल स्ट्रक्चर है रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, रैट्स। ये टेररिज्म को कर्ब करने के लिए ग्रुप बनाया गया है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है बाय द SCO कंट्रीज़।
तो इससे इंडिया को भी मदद मिलेगी इन काउंटरिंग टेररिज्म इन यूरेशियन रीजन या टेररिज्म इमेनेटिंग फ्रॉम यूरेशियन रीजन दैट माइट इन्फ्लुएंस इंडिया। तो उसको कर्व करने में ये एससीओ का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रैट्स दैट कुड बी हेल्पफुल। उसके अलावा गेटिंग मेंबरशिप ऑफ एससीओ might help India to connect better with Central Asia. In general, India wants to have a direct connectivity with Central Asia. Why? I already told you that India is energy deficient country and Central Asia is energy rich. So there is a complementary relation. But the biggest hindrance is Pakistan. Pakistan does not allow us to have direct accessibility to Central Asia via land route. आपने सुना होगा तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन. Pakistan is not allowing this pipeline to get completed because Pakistan acts as a blocker in allowing India to have directly accessibility to Central Asia. But once we are on the SCO platform, so there we can negotiate, क्योंकि SCO में पाकिस्तान भी मेंबर है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज भी मेंबर है, तो बोथ साइड could put pressure on Pakistan in order to develop connectivity. So that was another interest of India behind joining Central Asia. Dealing with Pakistan and China. So you see, India in general has in recent times after Galwan Valley incident we have a hostile or tense relations with China, और पाकिस्तान के साथ तो हमारे टेंस्ड रिलेशन रहते ही हैं. तो इस कारण से डायरेक्ट बाईलैटरल रिलेशंस इंडिया का चाइना के साथ या इंडिया का पाकिस्तान के साथ वो बैक बर्नर पे है. मतलब उसमें कोई काफ़ी एक्टिव डिसीजंस नहीं हो रहे हैं. नो डिप्लोमेसी, bilateral diplomacy between India and China or India and Pakistan is going these days, especially after the Galwan Valley incident in 2020. तो कम से कम SCO प्लेटफॉर्म पे we get an opportunity to deal or connect with China and Pakistan. If not bilaterally, at least in this multilateral forum we get an opportunity to connect with them. एक और इंटरेस्ट है इंडिया का एससीओ को ज्वाइन करने के पीछे, दैट इज़ टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान एंड टू हैव सम से इन अफगानिस्तान. लुक, अफगानिस्तान इज़ नॉट डायरेक्टली पार्ट ऑफ एससीओ, बट अफगानिस्तान इज़ इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ द कंट्रीज दैट आर मेंबर ऑफ एससीओ. और अफगानिस्तान के अंदर काफ़ी सारे टेंशन्स अभी चल रहे हैं. वहाँ तालिबान ने पावर कैप्चर कर लिया है, 2021 में ही कैप्चर कर लिया था 15 अगस्त 2021 को, आपको याद होगा. तो तब से वहाँ पे एक इंटरनल टर्बुलेंस है और तालिबान अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा पैसिव तरीके से एक्ट कर रहा है, वो अपना पुराना रूप नहीं दिखा रहा है टेररिज्म वाला. बट इंडिया इज़ वेरी डाउटफुल और सस्पिशियस अबाउट तालिबान्स एक्टिविटी. सूनर और लेटर तालिबान माइट स्टार्ट बिहेविंग द वे इट हैज़ बिन बिहेविंग द अर्लियर टाइम्स, मीन्स प्रमोटिंग टेररिज्म. तो इंडिया वांट्स स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान. इंडिया वांट्स टू हैव अ कंप्लीट कर्ब ओवर तालिबानीज एंड इफ पॉसिबल रिमूव तालिबानी rule in Afghanistan and bring democratic rule there. तो इसीलिए India wants to get membership of SCO so that through SCO India can have some say in the domestic affairs of Afghanistan and bring peace and stability in Afghanistan. क्योंकि इंडिया का बहुत सारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहा है अफगानिस्तान में. $3 बिलियन से भी ज़्यादा हम इन्वेस्ट कर चुके हैं. वहाँ पे 500 से भी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम लगाए हुए हैं, जैसे कि वहाँ का पार्लियामेंट हमने डेवलप किया, फ्रेंडशिप डैम हमने बनाया, वहाँ पे हाजी काक आयरन ओर माइन हमने डेवलप किया. तो इस तरीके से जरांज देलाराम हाईवे हमने बनाया. तो इस तरह के कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हमने बनाए. अब अगर अफगानिस्तान में पूरी तरह से टर्बुलेंस आ जाता है तो इंडिया का ये जो भी इन्वेस्टमेंट है या जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है जिसके थ्रू इंडिया वाज ट्राइंग टू डेवलप इट्स सॉफ्ट पावर इन अफगानिस्तान, दैट विल काउंट फॉर नथिंग. तो ये कंसर्न है जिस कारण से इंडिया इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव एक्टिव मेंबरशिप इन SCO एंड थ्रू SCO हैविंग सम से इन अफगानिस्तान. करंट न्यूज़ ये है कि 2023 ये जो मौजूदा साल है इसकी चेयरमैनशिप इंडिया के पास है और 2023 में SCO की चेयरमैनशिप को होल्ड करते हुए आज से शुरू हुआ है हेड ऑफ द स्टेट्स काउंसिल मीट. तो SCO का सबसे बड़ा मीट होता है. SCO में तो SCO जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अलग अलग तरह के मीट होते हैं. फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट होती है या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीट होती है, लेकिन SCO की जो सबसे बड़ी मीट होती है वो होती है हेड ऑफ द स्टेट्स की मीट, और वो आज से शुरू हुई और उसको इंडिया हेड कर रहा है क्योंकि 2023 की जो चेयरमैनशिप है ऑफ SCO दैट बिलोंग्स टू इंडिया. तो इसमें कई सारे मुद्दों पे चर्चा होगी. जैसे देखिए मैंने क्या कहा था कि एटलीस्ट थ्रू SCO इंडिया विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव सम
connect with Pakistan. तो you see पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और इंडिया के प्रधानमंत्री एटलीस्ट ऑन SCO प्लेटफॉर्म दे आर टॉकिंग. तो आज से जो हेड ऑफ द काउंसिल की मीट शुरू, हेड ऑफ द स्टेट्स की मीट शुरू हुई SCO में, इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैसले लिए जाएंगे वो मैं आपको आने वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताऊंगा. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैसला जो लिया जाना है वो है ईरान को फुल टाइम मेंबरशिप दिया जाएगा SCO का. दैट इज़ फॉर श्योर. तो 2023 में ईरान इज़ गोइंग टू बी अ फुल टाइम मेंबर ऑफ SCO. SCO की प्रेसिडेंसी जो इंडिया के पास है इस साल के लिए, उसका थीम दिया है इंडिया ने सिक्योर. तो दिस टर्म इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स. सिक्योर, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी एंड रेस्पेक्ट. दैट इज़ द थीम ऑफ SCO दिस ईयर. जैसा कि हमने कल से एक इनिशिएटिव लिया है, एक पेज पे जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उसको रिवाइज करना है. तो SCO हेड ऑफ द काउंसिल्स मीट टॉपिक है. SCO के मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन से हैं? सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान. तो सेंट्रल एशिया माइनस तुर्कमेनिस्तान कर दिया मैंने, प्लस रसिया एंड चाइना. इंडिया एंड पाकिस्तान ज्वाइंड इन 2017. ईरान इज ज्वाइनिंग इन 2023 दिस ईयर. 2023 द चेयरमैनशिप बिलोंग्स टू इंडिया. थीम इज सिक्योर. Significance of SCO for India. It will help India in limiting China's influence on Central Asia because Central Asia is energy rich country. It is important part of India's goal to attain a multipolar global order. एक तरफ हमने SCO में रसिया और चाइना के साथ कोऑपरेशन बिल्ड किया, तो दूसरी तरफ क्वाड में हम US के साथ बिल्ड कर रहे हैं. सिक्योरिटी में हेल्पफुल होगा SCO बिकॉज ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशन RATS. Connect Central Asia by bypassing Pakistan. That can happen if we are a member of SCO. And stability in Afghanistan because India has already invested about $3 billion in Afghanistan. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट डीप सी माइनिंग एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 2 इंटरनेशनल कन्वेंशंस पॉइंट ऑफ व्यू. ये इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है. देखिए, जो ओशन बेड्स होते हैं दे आर रिच इन 3 काइंड्स ऑफ मिनरल रिजर्व्स. एक होते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स. पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जैसा नाम से ही आपको समझ आ रहा है, अलग अलग तरह के मेटल्स का मिला करके एक लार्जर नोड्यूल्स होते हैं ओशन फ्लोर पे, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स. उसके अलावा सल्फाइड डिपॉजिट्स होते हैं और उसके अलावा कुछ कोबाल्ट क्रस्ट्स मिलते हैं. These are the 3 important resources, economic resources that could be found on sea floor. ये जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बिकॉज दिस पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कैन बी सोर्स ऑफ मैंगनीज, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल विच आर इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल मिनरल्स. क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हम लोग मुझे लगता है सैटरडे के न्यूज़पेपर एनालिसिस में देख रहे थे. क्रिटिकल मिनरल्स आर दोज मिनरल्स that are very useful for fulfilling the requirements coming from emerging technologies. The emerging technologies like rechargeable batteries या artificial intelligence, इन सब में जो भी requirements आ रही हैं उनको fulfill कर सकते हैं critical minerals. तो ये polymetallic nodules are sources of these critical minerals and that is why they are area of interest. कि sea floor को explore किया जाए, extract किया जाए, वहाँ से polymetallic nodules निकाले जाए. तो सवाल उठता है कि आखिर सी फ्लोर को कौन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ये किसी एक देश को तो बिलोंग करता है नहीं. सो विथ हुम परमिशन कैन वी एक्सट्रैक्ट सी फ्लोर? तो इसके लिए हमें समझना होगा अबाउट एन इंटरनेशनल लॉ जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, UNCLOs. तभी हम समझ पाएंगे कि हाउ डीप सी माइनिंग इज़ रेगुलेटेड. यू सी, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है. इस कन्वेंशन को लाया गया था 1982 में. इसकी मदद से डिफ़ाइन किया गया है कि किसी भी कंट्री के कोस्ट के आगे कितना एरिया तक जो सी है वो उस कंट्री को बिलोंग करेगा. तो एज पर दिस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी, किसी कंट्री के कोस्ट लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है उसको कहा जाएगा टेरिटोरियल वाटर. कोस्ट लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया उसको कहा जाएगा कंटिगुअस जोन. और बेस लाइन से या कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया होगा उसको कहा जाएगा EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. टेरिटोरियल वाटर वाला जो एरिया है यानी कि ये वाला एरिया, दिस एरिया, इट इज़ एज गुड एज द टेरिटरी ऑफ द कंट्री इटसेल्फ. ये इस देश की ही टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा. बट
EEZ वाला जो एरिया है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया है, ये एरिया वैसे तो इस देश का हिस्सा नहीं होगा, यानी कि टेरिटोरियल वाटर से आगे और EEZ से पहले तक का ये एरिया इस देश का हिस्सा तो नहीं होगा, लेकिन इस यहाँ पे जो सी बेड है उसको ये कंट्री जिसका भी ये कोस्ट है वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि जो भी देश है वो यहाँ के सी बेड पे पड़े हुए पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कोस्ट के पास नहीं मिलते हैं, वो मिलते हैं डीप सी रीजन में, वो मिलते हैं एकदम यहाँ पे इस तरह के डीप सी एरिया में ज़्यादातर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं। तो इस कारण से कोस्टल एरियाज़ में कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सारे पॉलीमेटालिक नोड्यूल मिल नहीं पाते। EEZ के आगे का जो एरिया होता है उसको कहा जाता है हाई सी एज पर दिस UNCLOs, और हाई सी के नीचे वाला हाई सीज वो है ग्लोबल कॉमन। ग्लोबल कॉमन मतलब दुनिया के सारे देशों को कलेक्टिव तरीके से वो बिलोंग करता है, और उसके नीचे का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं। तो हाई सी के नीचे जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिलते हैं सी बेड पे, वहाँ से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम एन इंटरनेशनल एजेंसी जिसका नाम है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी बनाई गई है दैट हैज़ बीन क्रिएटेड अंडर UNCLOs ओनली, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशंस ऑन लॉज ऑफ सी ओनली। दुनिया के 168 कंट्रीज इसके मेंबर हैं इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के, और उनको अगर हाई सी एरिया से, इस एरिया से, ये हाई सी एरिया जो ग्लोबल कॉमन एरिया उसके बेड से, सी बेड से अगर कोई पॉलीमेटालिक नोड्यूल एक्सट्रैक्ट करना है तो उनको इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से स्पेशल परमिशन लेना होता है। इस इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी की हेड क्वार्टर है इन किंगस्टन, जमाइका। अभी देखिए, चूँकि मॉडर्न टाइम्स ऐसे आ गए हैं जहाँ पे पॉलीमेटालिक नोड्यूल से मिलने वाले क्रिटिकल मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं फॉर सपोर्टिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, इसलिए दुनिया के कई सारे देश जो इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के मेंबर्स हैं उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट लिख करके दिया इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी को कि प्लीज़ अलाउ अस टू एक्सट्रैक्ट पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स फ्रॉम द इंटरनेशनल सी बेड। और उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है, नाउ इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू गिव एक्सट्रैक्शन राइट्स टू मैनी इंटरनेशनल कंट्रीज और मैनी कंट्रीज टू एक्सट्रैक्ट द पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स फ्रॉम इंटरनेशनल सी बेड और ओशन फ्लोर। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक बार जरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डीप सी माइनिंग से तीन चीज़ें मेनली मिलती हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, सल्फाइड एंड कोबाल्ट क्रस्ट। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर सोर्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स लाइक मैंगनीज, कॉपर, निकल, etc। क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं वो हम देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग करेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। अगर UNCLOs की बात की जाए तो 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या है जी, टेरिटोरियल वाटर, 24 नॉटिकल माइल्स तक है कॉन्टिगुअस जोन, और 200 नॉटिकल माइल्स तक है EEZ, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन जोन, और उसके आगे वाला एरिया है हाई सी, और हाई सी के नीचे वाला जो बेड है उसको कहा जा रहा है इंटरनेशनल सी बेड विच इज़ ग्लोबल कॉमन, यानी कि दुनिया के सारे देशों को कलेक्टिव तरीके से बिलोंग करता है। एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दिस इंटरनेशनल सी बेड कैन बी डन ओनली आफ्टर स्पेशल परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। ये जो आर्टिकल है काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, ये इंडिया और चाइना की इकोनॉमी को कंपेयर करता है। सो इस आर्टिकल के बेसिस पे वी विल हैव सम जनरल ओवरव्यू अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड वी विल हैव अ comparison of Indian and Chinese economy as well. So this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. किस कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है, तो हाल फिलहाल में जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, उसने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी विल सून पास $3.5 ट्रिलियन स्टेट, जबकि IMF का एक्सपेक्टेशन है कि इस साल इंडियन इकोनॉमी विल बिकम ऑफ $3.7 ट्रिलियन साइज। अगर आप इंडियन इकोनॉमी को कंपेयर करें चाइना से तो वी आर अबाउट 1/5 ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी। आज चाइना लगभग $15 ट्रिलियन के आसपास है, जबकि इंडिया इज़ समवेयर क्लोज टू 3.2 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन जो मौजूदा स्टेट है इंडिया का, यही हालत थी चाइना की इन 2007। तब चाइना अबाउट $3 ट्रिलियन के आसपास हुआ करता था। आज चाइना उससे 5 गुना आगे बढ़ चुका है। लेकिन इस आर्टिकल में जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि इंडिया के लिए कई सारे लिमिटेशंस हैं।
चाइना लगभग 16 सालों में 5 गुना ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी हो गया, लेकिन इंडिया शायद से इस ग्रोथ रेट को रेप्लिकेट ना कर पाए जो चाइना ने किया है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में कई सारे लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशंस एक एक करके गिनाए, लिमिटेशंस देखेंगे, बट एक बार जरा ये कंपैरिजन देख लीजिए। ये कहता है कि चाइना 6.5% इज इंडियाज 40%। चाइना की इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि अगर वो 6.5% से भी ग्रो करे तो भी वो काफ़ी ज़्यादा एब्सोल्यूट अमाउंट में ग्रो करेगा आज कंपेयर टू इंडिया। चाइना का 6.5% यानी कि 14 या 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अगर वो 6.5% से ग्रो करे, उतना ही अमाउंट का ग्रोथ करने के लिए एब्सोल्यूट सेंस में इंडिया को 40% के रफ्तार से ग्रो करना होगा, विच इज़ इम्पॉसिबल। तो इन दैट सेंस इट इज रिटन कि चाइना 6.5% इज इंडियाज 40%। दिस इज नथिंग बट इंडिकेटर ऑफ बेस इफेक्ट। चाइनाज इकोनॉमी सो बिग, द बेस इज सो बिग कि दैट इवन 6.5% इज समहाउ मच बिगर देन इंडियाज 30% और 40%। तो मौजूदा अगर ग्रोथ रेट देखा जाए तो चाइना का ग्रोथ रेट 6% के आसपास है, इंडिया का 7.5 के आसपास है, बट चाइना का 6 या 6.5 इज ऑल्सो बिगर देन इंडिया 7.5 बिकॉज चाइनाज ओवरऑल इकोनॉमी इज बिग, बेस इफेक्ट। अब जरा देखते हैं पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज इकोनॉमी। ऑथर थोड़े पेसिमिस्ट हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के बहुत ऑप्टिमिस्ट है नहीं। वो कहते हैं कि चाइना 2007 में वहीं था जहां आज इंडिया है, लेकिन जिस तरीके से चाइना ने अपनी इकोनॉमी को 5 गुना बढ़ाया है, इंडिया शायद से नहीं बढ़ा पाएगा। रीज़न बीइंग चाइना के अंदर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हुआ, काफ़ी सारा एक्सपोर्ट हुआ, और इंडिया में उतना इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है। देखिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि याद कीजिए वर्चुअस साइकिल जो मैंने क्लास में पढ़ाया था इंडियन इकोनॉमी या किसी भी इकोनॉमी के लिए। वर्चुअस साइकिल में याद कीजिए इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हेन अ कंट्री मेक्स इन्वेस्टमेंट, दैट इन्वेस्टमेंट ट्रांसलेट्स इनटू ग्रोथ। दोनों के बीच का रेशियो को हम लोग कहते हैं ICOR, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। आई होप आपको याद होंगी वो बातें। तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। 2003 से लेकर के 2011 तक चाइना का एवरेज इन्वेस्टमेंट 40% के आसपास। उसके अलावा ICOR भी काफ़ी कम था चाइना का, इसलिए ग्रोथ रेट काफ़ी हाई था, समवेयर क्लोज टू 10%, जबकि इंडिया का इन्वेस्टमेंट कम है, 33% के आसपास है, विच इज़ वेरी लेस आज कंपेयर टू चाइना। और ऊपर से हमारा ICOR भी उतना अच्छा नहीं है, यानी कि ICOR जितना कम हो उतना अच्छा होता है, हमारा ICOR ज़्यादा है उतना इफेक्टिवनेस नहीं है हमारी इकोनॉमी में। दैट विल नॉट अलाउ इंडियन इकोनॉमी टू रेप्लिकेट चाइना सक्सेस स्टोरी। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में लोग हैं, जैसे कि 16 से लेकर के 64 साल की उम्र के जितने भी लोग हैं, उनमें से कितने लोग एक्चुअली में जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, उसको कहा जाता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और चाइना के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ एज हाई एज 70%, यानी कि जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है 16 से 64 साल की, उनमें से लगभग 70% लोग या तो काम कर रहे हैं तो काम ढूंढ रहे हैं एक्टिवली, जबकि इंडिया के अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज़ 50%, यानी कि आधे से ज़्यादा यंग लोग तो ना काम कर रहे हैं ना काम ढूंढ रहे हैं। सो दैट इज़ हैम्परिंग इंडियाज ओवरऑल ग्रोथ एंड इट इज़ लिमिटिंग इंडिया इन अटेनिंग मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट्स यंग डेमोग्राफी। स्किल लेबर फोर्स ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इंडिया के अंदर सिर्फ 5.4% ऑफ द लेबर फोर्स इज स्किल्ड आज पर नीति आयोग इंडिया एट 75 रिपोर्ट, जबकि चाइना के अंदर लगभग 26% लेबर फोर्स इज स्किल्ड टू डू द रिक्वायर्ड जॉब। और फिर चौथा फैक्टर बताया ऑथर ने डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। चाइना के जो डिप्लोमेट्स हैं अलग अलग देशों में, दे आर वेरी स्किल्ड इन इकोनॉमी ऑल्सो, दे आर वेरी स्किल्ड बिजनेसमैन, दे हैव बीन ट्रेन्ड टू ब्रिंग बिजनेस फॉर चाइना। लेकिन इंडियन डिप्लोमेट्स उस पर्सपेक्टिव में काम नहीं करते हैं कि जाएं और इंडिया के लिए खूब सारा बिजनेस लाएं। तो वहाँ पे भी एक मेजर डिफरेंस रहा है या रहेगा इंडिया और चाइना के ग्रोथ में। ये एक नया फैक्टर है, जल्दी सुनने को मिलता नहीं है, इसको याद रखिएगा। डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ, चाइनाज डिप्लोमेट्स आर वेरी ट्रेंड इन ब्रिंगिंग बिजनेस, इंडिया नीड्स टू डेवलप बिजनेस स्किल्स इन इट्स डिप्लोमेट। ये देखिए, इंडियन इकोनॉमी को कहा जाता है एलिफेंट इन जनरल, चाइनीज इकोनॉमी को कहा जाता है ड्रैगन। China adds nearly half of India to its economy every year. This is nothing but again reflection of base effect. China is so big कि जब वो सिर्फ 6.5% से भी ग्रो करता है तो भी इंडियन इकोनॉमी का लगभग
50% वो प्रोड्यूस कर देता है एवरी ईयर. दैट इज अ कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, एंड दैट इज अगेन मैनिफेस्टेशन ऑफ बेस इफेक्ट. द बेस इज बिग. तो जिस रफ्तार से या जितना एब्सोल्यूट सेंस में चाइना ग्रो कर रहा है, उतना एब्सोल्यूट सेंस में इंडिया को ग्रो करने के लिए 40% ग्रो करना होगा. जितना एब्सोल्यूट सेंस में यूएस ग्रो कर रहा है, उतने में इंडिया को ग्रो करने के लिए 29% ग्रो करना होगा, विच इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. रिवाइज करते हैं. कंपैरिजन ऑफ इंडिया एंड चाइनाज इकोनॉमी. करंट में क्या कहा जा रहा है? देखिए, करेंटली चाइना इज़ 5 टाइम्स बिगर दैन इंडियन इकोनॉमी. चाइना अगर $15 ट्रिलियन पे है, $15 ट्रिलियन पे अगर चाइना है, तो इंडिया इज़ एट $3 ट्रिलियन. आई एम सो सॉरी, लगता है मैंने 3-4 बार इनको बताते वक्त बिलियन बोल दिया. बिलियन नहीं है, ट्रिलियन है. बिलियन में तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, ट्रिलियन डॉलर है. करंट स्टेट ऑफ इंडिया अगर देखा जाए तो दैट इज सिमिलर टू व्हाट वाज चाइनाज स्टेट इन 2007. बट उसके बाद से चाइनीज इकॉनमी टुक ऑफ, काफ़ी फास्टर पेस से उन्होंने पिकअप किया, जबकि इंडियन इकॉनमी में फेस मैनी हिंड्रेंसेस. 2007 के बाद से जिस तरह से चाइना ने ग्रो किया, इंडिया शायद से नहीं ग्रो कर पाएगा. उसके पीछे कारण है इन्वेस्टमेंट. चाइना का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा था, 40% ऑफ जीडीपी. इंडिया का रिलेटिवली कम है, 33%. लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, चाइना का 70%, इंडिया का 50%. स्किल लेवल इज़ लो, चाइना का 26%, इंडिया का 5.4%. एन एक्टिव रोल बाय चाइनीज डिप्लोमेट्स इन ब्रिंगिंग बिजनेस. इस टॉपिक के बेसिस पे यहाँ पे एक हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है ऑन बेस इफेक्ट. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सुपर मून. दिस टॉपिक इज एट बेस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देखिए, ये जो इमेज है आपके सामने, दैट रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ एंड मून विथ रिस्पेक्ट टू सन. तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड. At the same time, it is rotating on its axis. At the same time, moon is revolving around earth. अभी जब आप मून को देखोगे, जब वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो कुछ इस तरीके से रिवॉल्व करता है, एक इलिप्टिकल पाथ जैसा बनाता है, इलिप्टिकल पाथ जैसा, जिसमें एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मून इज़ वेरी क्लोज टू अर्थ, जिस पोजिशन को कहा जाता है पेरीजी. एंड सम अदर पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, जिस पोजिशन को कहा जाता है एपोजी. जैसे इस पर्टिकुलर इमेज में ये वाला जो जगह होगा वो होगा पेरीजी, नज़दीक है, वेरी क्लोज. और ये वाला जो जगह है दैट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, दैट इज़ अपोजी. अभी जब भी मून पेरीजी वाले पोजिशन में होगा तो नेचुरल सी बात है कि वो अर्थ से नज़दीक है. तो पेरीजी वाले पोजिशन में मून अपीयर्स मच बिगर एज कंपेयर टू हाउ इट अपीयर्स इन एपोजी पोजिशन. तो दोनों ही मून में साइज में अंतर पड़ जाता है. पेरीजी पोजिशन में जो मून होता है दैट इज़ अबाउट 14% बिगर दैन नॉर्मल. और यही जब पेरीजी पोजिशन में मून होता है, उस टाइम में जब फुल मून का टाइम बनता है, यानी कि पूरा चांद जब देखने का टाइम बनता है, तो वो मून काफ़ी बड़ा साइज का दिखता है, जिसको हम लोग कहते हैं सुपर मून. A super moon occurs when the moon's orbit is closest to the earth. At the same time it is full moon time. तो साइंटिस्ट के हिसाब से द फर्स्ट सुपर मून ऑफ 2023 विल बी सीन इन जुलाई एंड दैट विल बी ब्राइटर इन द नाइट स्काई. तो हाल फिलहाल में आप आज के डेट में बाहर जाइए, आपको दिखेगा सुपर मून, काफ़ी बड़ा मून, क्योंकि ये पेरीजी पोजीशन में है और उसके अलावा फुल मून का दिन है, तो इसलिए काफ़ी बड़ा भी दिखेगा और काफ़ी ब्राइट भी दिखेगा. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है. जनरल ग्रेविटेशनल वेव डू नॉट एग्जिस्ट विथ न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशनल थ्योरी जो है क्लासिकल फिजिक्स है, वो इसमें अप्लीकेबल नहीं होगा. एंड वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.